वो साया अंधेरे से चलता हुआ बाहर आया। उसे देखकर सब चौंक उठे। सामने नायक खड़ा था। उसे देखकर वरिष्ठ की सांसें मानो रुक गई। वो एकदम पीछे हट गया। आर्या ने नायक की तरफ देखकर कहा। नायक मुस्कुराकर बाहर आ गया। उसने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, कैसे हो मेरे बच्चों, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है ना। आर्या को कुछ याद आया और फिर उसने कहा, तुम्हारा पूरा नाम? नायक ने उसे टोकते हुए कहा, महेंद्र नायक। जिस ब्रेसलेट के बारे में तुम सोच रही हो वो मेरा ही था। इतना कहकर उसने वरिष्ठ की तरफ देखा जो हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देख रहा था। नायक ने कहा, क्या सोच रहे हो? जिस बाप का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया वो सामने जिंदा कैसे खड़ा है? हमने मेडिकल हाउस के डॉक्टर्स यूं ही थोड़ी खरीदे हैं। हमने मेडिकल हाउस के डॉक्टर को यूं ही थोड़ी खरीदा है। इतना कहकर वो आगे आकर बैठ गया। अनिकेत ने उसकी तरफ देखा। नायक ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अरे अरे वरिष्ठ, क्या हालत कर दी अपने भाई की तुमने? गलत बात है ये तो नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। आर्या ने अटकते हुए कहा, एकांत आपका बेटा? नायक ने एकांत की तरफ देखा और फिर उसने कहा, एकांत मेरे और मेरे पहले प्यार की निशानी है, पर तुम्हारे बाप ने अपने उसूलों के चलते उसे जेल भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि वो मदद कर रही थी मेरी। उस दादा साहेब और राणा साहेब ने मिलकर हमेशा मुझे और बाकियों को अपने से नीचे समझा। अपने पैसों का रौब झाड़ते रहे और हम क्या थे? बस एक कठपुतली। मैंने अपने प्यार को खो दिया और उस औरत से शादी करनी पड़ी जिससे मैं कभी प्यार करता ही नहीं था। वरिष्ठ चुपचाप सब सुन रहा था। नायक ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैंने कभी तुम्हारी मां को कमी नहीं रखी और कोई कमी नहीं की तुम्हें पालने में, और मुझे खुशी है कि तुम भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वजीर ने नायक की तरफ देखा और फिर कहा, मरने का नाटक क्यों किया? नायक ने मुस्कुराकर कहा, वो दादा साहेब, उसके पास बहुत सबूत हो गए थे मेरे खिलाफ। क्या करता? बूढ़े को मारना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए खुद को ही मारना पड़ा। इतना कहकर उसने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, चलो अब तो सब राज खुल चुके हैं ना आर्या, अब चुपचाप साइन कर दो। आर्या चुपचाप खड़ी रही तो नायक ने कहा, लगता है एक तोहफा काफी नहीं है तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसने ताली बजा दी। एक आदमी व्हीलचेयर खींचते हुए बाहर आया। आर्या और अनिकेत चौंक उठे। व्हीलचेयर पर राणा साहब पड़े हुए थे। आर्या ने लगभग चीखते हुए कहा, बाबा। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और उस आदमी ने राणा साहब पर गन तान दी। नायक ने बहुत आराम से कहा, तुम्हारा एक कदम कई जिंदगियां खत्म कर सकता है और बचा भी सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। एकांत ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, खेल खत्म हुआ आर्या। आर्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आर्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसने कहा, नहीं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। इतना कहकर उसने पीछे मुड़कर देखा। आर्या ने अपनी घड़ी में देखकर कहा, नाउ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वरिष्ठ ने एकदम गोली राणा साहब के साथ खड़े आदमी पर चला दी। नायक चौंक उठा। वो जैसे ही उठा, वजीर ने उस पर गन तान दी। एकांत भी हैरान हो गया। उसने अपनी गन निकाली पर अचानक से गोली चली और गन उसके हाथ से छिटक गई। सामने के दरवाजे से अभव सीमा और अधिराज अंदर आ गए। उन दोनों के पास गन थी। नायक ने वजीर की तरफ देखा और फिर कहा, तुम तो क्या मुझे अपनी तरह समझ रखा है? एकांत एक कदम आगे बढ़ा पर आर्या ने कहा, पीछे रहो वरना वजीर के अंदर बहुत गुस्सा है। एकांत एक कदम आगे बढ़ा और आर्या ने कहा, पीछे रहो वरना वजीर के अंदर बहुत गुस्सा है। वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा गोली चलाने में। वरिष्ठ ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर कहा, दादा अब उठ भी जाओ। अनिकेत ने अपनी गर्दन घुमाई और फिर उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर कहा, सारे कपड़े खराब हो गए। सरकार ने अधिराज की तरफ देखा। अधिराज ने गन तानी हुई थी। अधिराज ने कहा, आई एम सॉरी पापा, पर आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब सीमा ने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है आर्या, कुछ तो समझाओ। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हें सच में लगता है कि एकांत मुझे यहां पर ले आएगा और मैं चली आऊंगी? नायक, इतने साल से तुम हमारे साथ रहे और फिर भी हमें समझ नहीं पाए। इतना कहकर उसने कहा, वजीर ने हमें सब कुछ बता दिया था, यह भी कि किस तरह उस एक्सीडेंट के बाद तुमने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया था। मुझे याद था कि उसने मुझे एक्सीडेंट के टाइम बचाया था, इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा। जब वो वापस आया बाबा साहेब के बारे में सुनकर, तो भी वो तुम्हारी नजरों में आ गया। उसके बाद वजीर को मैंने ही भगाकर सरकार के पास भेजा।
सरकार ने हैरानी से सबकी तरफ देखा तो अधिराज ने कहा, ऐसे मत देखिए, आप सबसे इजी टारगेट हैं। आर्य ने आगे कहा, इस कहानी को खत्म करना बहुत मुश्किल था। हमें पता था कि तुम ऐसे बाहर नहीं आओगे, कुछ बड़ा दाना फेंकना पड़ेगा। नायक ने उसकी तरफ देखा और फिर वरिष्ठ की तरफ देखकर कहा, तो तुम लोग कभी लड़े ही नहीं? वरिष्ठ ने कहा, मुझे आपको जिंदा देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। मैं और आर्य शुरू से जानते थे कि आप जिंदा हैं। अनिकेत और आर्य के अलावा सब चौंक उठे। अब सिम्हा ने कहा, तुम लोग सब जानते थे? आर्य ने कहा, अधिराज ने जब पेन ड्राइव के बारे में बताया था तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जानती थी कि सरकार वरिष्ठ और वशिष्ठ को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इतना कहकर वो अधिराज की तरफ मुड़ी और उसने कहा, जब तुमने पेन ड्राइव के बारे में बताते वक्त हमारे घर में ऑडियो ब्लूटूथ डाला था, मैंने देख लिया था। अधिराज चौंक उठा। इतना कहकर वो अब सिम्हा की तरफ मुड़ी और उसने कहा, तुम्हें भी पिलर के पीछे छिपते हुए देख लिया था। और फिर उसने याद किया, आर्य ने अधिराज को ऑडियो ब्लूटूथ डालते हुए देख लिया। अधिराज चला गया। आर्य ने अब सिम्हा को पिलर के पीछे छुपते हुए देख लिया। वशिष्ठ ने कहा, अब क्या करें? आर्य ने एकदम से फोन लिया। उसने जल्दी से कुछ टाइप किया और दोनों भाइयों को दिखाया। उसने लिखा था, अधिराज ऑडियो ब्लूटूथ डाल गया है और अब सिम्हा पिलर के पीछे है। दोनों भाई चौंक उठे और चुप हो गए। आर्य ने फिर कुछ लिखा और अपने भाइयों को दिखाया। उसने लिखा था, वरिष्ठ पेन ड्राइव को लाने के लिए मना करो, कहो कि खतरा है बहुत। वरिष्ठ ने सिर हिलाया और पेन ड्राइव लाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद तीनों भाई बहन अपने कमरे में चले गए। वहां पहुंचकर आर्य ने वजीर को फोन लगाया। वजीर के फोन उठाते ही आर्य ने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। वजीर ने कहा, प्लान तैयार है। आर्य ने कहा, हाँ, बस वरिष्ठ और वशिष्ठ को मनाना है। वजीर ने कहा, मुझे बता देना। आर्य ने फोन काटा और दोनों भाइयों को डैन में आने का मैसेज किया। कुछ देर बाद तीनों भाई बहन डैन में बैठे हुए थे। वरिष्ठ ने कहा, तो प्लान के मुताबिक तुम पेन ड्राइव लेने जाओगे, जहां वशिष्ठ को गोली लगेगी और इस बात पर हम दोनों का झगड़ा होगा। आर्य ने हाँ में सिर हिला दिया। पर गोली मुझे क्यों लगेगी? मुझे भी लड़ना है आर्य के साथ। वरिष्ठ ने कहा, क्योंकि हमें पता है तू एक्टिंग नहीं कर पाएगा। लड़ते वक्त या तो हंस देगा या कुछ और ही बोल देगा। आर्य ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोग ठीक तो रहोगे ना? I mean, ये एंड है इस कहानी का और नायक चाहे जो भी है वो पापा है तुम लोगों के। वशिष्ठ ने कहा, और कातिल भी। इतने लोगों को मार चुके हैं, अब बस हुआ आर्य। गलत होता है, चाहे जो कोई भी हो। वरिष्ठ ने कहा, आर्य हम लोगों ने वादा किया था ना, हम हमेशा साथ रहेंगे, तो फिर बस इस बारे में मत सोचो। आर्य मुस्कुरा दी। वो उठ खड़ी हुई और उसने कहा, अनिकेत दादा को बता दो, उनके जानने का वक्त आ गया है कि बॉस कौन है, और वजीर को भी मैसेज कर दो। वो वशिष्ठ पर गोली चलाएगा। मैं अकेली हूं, ये सुनकर एकांत जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। खतरा तो है पर हमें खतरा मोल लेना होगा। उन दोनों ने सिर हिला दिया। तीनों एक दूसरे के गले लगे और फिर बाहर निकल गए। सब सुनते ही अधिराज ने कहा, वाओ, यू गाइज आर अमेजिंग। अब सिम्हा ने कहा, एक लड़की और सबको नाच नचा दिया उसने। आर्य ने कहा, हम लोगों के पास ट्रैकर है, हम एक दूसरे को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बाकी तो क्या हुआ ये आप सबको पता ही है। एकांत ने उन सब की तरफ देखा और फिर कहा, शायद तुम लोग भूल रहे हो कि तुम लोग मेरे इलाके में हो। एकांत ने उन सब की तरफ देखा और फिर कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे इलाके में हो। आर्य ने उसकी तरफ देखा और एकांत मुस्कुरा दिया। तभी लाइट ऑफ हो गई। सब इधर उधर देखने लगे। अब सिम्हा को स्विच दिखा और उसने लाइट ऑन कर दी। जब उसने सामने देखा तो पूजा उस पर गन ताने खड़ी थी। उसने पलट कर देखा तो अधिराज पर एकांत गन ताने खड़ा था। कमिश्नर सरकार और मित्तल के हाथ में भी गन थी। आर्य ने पलट कर देखा तो नायक राणा साहब पर गन ताने खड़ा था। नायक ने वरिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, तुम भी अपनी मां की तरह निकले। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी पर उसके खून में तो वफादारी बहती थी। तुम भी उसकी तरह हो, गंदा खून। नायक ने इतना कहकर आर्य की तरफ देखा और फिर कहा, अपना सबसे नायाब हथियार अंत तक बचा कर रखना चाहिए आर्य। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, सही कहा, अपना असली हथियार अंत तक बचा कर रखना चाहिए। नायक ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, बाबा। उसके इतना कहते ही राणा साहब ने आंखें खोली। उन्होंने नायक की तरफ देखा और फिर वो उठ खड़े हुए। नायक की गन हाथ से गिर गई। वरिष्ठ, अनिकेत और आर्य के अलावा सब चौंक उठे।
नायक ने अटकते हुए कहा, राणा साहब। राणा साहब मुस्कुरा दिए। आर्या ने सबकी तरफ देखा और फिर याद करने लगी। नायक को भी याद आने लगा, जब उसने हमला करवा दिया था वो कार में राणा साहब के ऊपर आ गया था और उसने गन निकालकर राणा साहब को गोलियां मार दी थी। राणा साहब ने उसकी तरफ देखा, मैं जानता हूं कि तुम सब जानते हो, तो ऐसे मत देखो। आर्या जब राणा साहब के पास आई तो राणा साहब ने कुछ कहा। आर्या को सुनाई नहीं दिया तो उसने अपना कान राणा साहब के पास लगा दिया। राणा साहब ने कहा, नायक ने किया है सब। इतना कहकर वो बेहोश हो गए। राणा साहब के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आर्या को बताया कि राणा साहब ठीक है। आर्या ने कहा, डॉक्टर जब तक मैं ना कहूं ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि बाबा ठीक है। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। वरिष्ठ और वशिष्ठ, आर्या सब राणा साहब के सामने खड़े थे। राणा साहब ने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे माफ करना तुम दोनों, पर जो भी मैंने कहा वो सच है। अनिकेत ने कहा, आपको कैसे पता चला बाबा साहेब? राणा साहब ने गहरी सांस ली और फिर कहा, दादा साहेब ने एक आदमी को नजर रखने के लिए लगाया था। नायक ने उस आदमी को दादा साहेब के घर पर देख लिया। मैं सब जान पाता इससे पहले ही नायक जान गया कि हमें शक हो चुका है। वरिष्ठ ने सर झुकाकर कहा, हम आपसे माफी मांगते हैं बाबा साहेब, हम ऐसे इंसान के बच्चे हैं। राणा साहब ने कहा, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं नायक को ढूंढ कर रहूंगा। आर्या ने एकदम से कहा, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। सबने उसकी तरफ देखा तो आर्या ने कहा, आपकी हालत खराब है, ये सुनकर आपके दुश्मन खुलकर सामने आएंगे। दादा को तो मैं सरकार के पीछे लगा ही चुकी हूँ, बाकियों को बिल से निकालने का यही सही मौका है बाबा। राणा साहब ने कहा, करना क्या चाहती हो तुम? आर्या ने कहा, जब तक के मैं ना कहूं तब तक आप कोमा में हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। दादा साहिब को भी मैं मना लूंगी, अब उनकी लड़ाई उन्हीं के तरीके से लड़ी जाएगी। इतना कहकर आर्या ने सबकी तरफ देखा। आर्या अपनी यादों से बाहर आई। राणा साहब ने नायक की तरफ देखा और फिर कहा, मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता था नायक। नायक एक कदम पीछे हटा और उसने कहा, पर मैं नहीं मानता। इतना कहकर उसने एकदम से गन उठानी चाहिए। आर्या ने एकदम से यह देखा और गन को किक मार दी। गन मित्तल के पास जाकर रुक गई। उसने गन उठानी चाहिए, पर तभी अभव सिम्हा ने एकदम से पूजा को धक्का दिया और सोफे पर से कूदकर मित्तल पर कूदा। मित्तल एक तरफ गिर गया। एकांत ने अभव सिम्हा पर गोली चलानी चाहिए, पर अधिराज ने उसके हाथ पर एक जोरदार किक मार दी। एकांत की गन नीचे गिर गई। कमिश्नर ने भी मौका देखा, पर इससे पहले ही वरिष्ठ ने गोली चला दी। गोली कमिश्नर के कंधे में जा गिरी। उसके हाथ से गन छूट गई। आर्या ने एकदम से गन उठानी चाहिए। पूजा की नजर आर्या पे पड़ी। उसने आर्या को निशाना बनाया। एकांत की नजर पूजा पर पड़ी। उसने एकदम से पूजा पर गोली चला दी। पूजा ने भी गोली चला दी। एकांत की गोली पूजा को जा लगी। पूजा की गोली वहां से हटकर सरकार को जा लगी। मित्तल ने पूजा को गिरते हुए देखा। उसने अभव सिम्हा को धक्का दिया और फिर उसने एकांत पर गोली चला दी। गोली एकांत के सीने में जा लगी और वो आर्या की बाहों में जा गिरा। नायक ने पड़ी हुई गन उठाई और मित्तल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिर उसने बाकी सब पर गन तान दी, पर तभी धमाका हुआ और दरवाजा खुला। हाथ पर प्लास्टर बांधे वशिष्ठ, प्रथम और आद्विक दरवाजे पर थे। उनके साथ कमांडो थे। उन्होंने एकदम से नायक को दबोच लिया। नायक चीखने लगा, छोड़ो मुझे, मैं नहीं हार सकता, कभी भी नहीं, छोड़ो। आर्या अपने बाहों में गिरे एकांत की तरफ देख रही थी। एकांत ने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा दिया और फिर उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। न्यूज चैनलों पर कुछ खबर इस तरह दिखाई दे रही थी, राणा मेडिकल हाउस पर चल रहे केस को आखिरकार खत्म कर दिया गया है। राणा मेडिकल हाउस को क्लीन चिट मिल गई है। इसी के साथ ही राणा साहब भी कोमा से बाहर आ चुके हैं। गौरतलब है कि 1 महीने पहले हुए शूट आउट में बिजनेसमैन सरकार, बिजनेसमैन मित्तल और उनके बेटे एकांत मित्तल और बेटी पूजा मित्तल की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड की वजह उनका बॉस यानी महेंद्र नायक से जुड़ा होना था। पुलिस की माने तो अपने बीच की लड़ाई सुलझाते हुए ही वो सब एक दूसरे पर गोली चला बैठे और मारे गए। कमिश्नर राठौड़ को भी नायक समेत कस्टडी में ले लिया गया है। आर्या ने टीवी बंद कर दिया और बाहर आ गई। बाहर राणा साहब, दादा साहब, वजीर और मलिक बैठे थे। एक तरफ वरिष्ठ और वशिष्ठ, प्रथम और आद्विक, अनिकेत बैठे थे। अधिराज भी उनके साथ ही था। एक तरफ अदिति बैठी हुई थी। फर्श पर टाइगर और पैंथर खेल रहे थे। वशिष्ठ ने कहा, अदिति तुम तो रहने दो,
1 महीने पहले तो तुम मेरे भाई को छोड़कर चली गई थी। अदिति ने कहा, तो मुझे क्या पता था कि वरिष्ठ सब आप लोगों के लिए कर रहा है, वरना मैं भी कुछ मदद कर देती। वरिष्ठ ने उसके गले में बाजू डाल दी और कहा, अगर तुम उस वक्त वैसे रिएक्ट नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतनी औसम लड़की से प्यार करता हूँ। बाकी सब उनको देखकर मुंह बनाने लगे। अधिराज ने कहा, हाँ बस 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 भी करो, ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आओ, तुम्हें देखकर भी मुझे कुछ हो रहा है। आइश। आबिक ने कहा, सच में? यह तो पूरा गया। प्रथम और वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। अधिराज ने कहा, वैसे हमारे सबसे ज्यादा प्यार में डूबे कपल कहाँ है? ये सुनकर आर्या उनकी तरफ बढ़ी और तभी किसी ने उसे पिलर के पीछे खींच लिया। आर्या ने चौंक कर देखा तो सामने अभवसीमा खड़ा था। अभवसीमा ने उसे कस कर पकड़ रखा था, खुद वो पिलर के साथ लगा हुआ था। आर्या ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? अभवसीमा ने कहा, रोमांस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कोई दिक्कत है आपको? आर्या मुस्कुरा दी। अभवसीमा ने आगे झुककर उसका माथा चूम लिया। आर्या ने आंखें बंद कर ली। अभवसीमा ने कहा, थैंक यू। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्यों? अभवसीमा ने कहा, मुझे यकीन था तुम मुझे जरूर बचा लोगी। आर्या मुस्कुरा दी। तभी अधिराज की आवाज आई, थोड़ा सा थैंक यू हमारे लिए भी बनता है भाई। इतना कहकर अधिराज पिलर की एक साइड से सामने आ गया। अभवसीमा और आर्या दूसरी तरफ जाने लगे तो वहां से वशिष्ठ आ गया। अधिराज ने कहा, इतनी आसानी से हम अपनी चीज को तुम्हारा होने नहीं देंगे। ना, बिल्कुल भी नहीं। वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल सही, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अभवसीमा ने कहा, गाइस मैं इससे पहले कि वो कुछ कहता उन दोनों ने अभवसीमा को पकड़ लिया। अधिराज ने आर्या से कहा, तुम हमारे सबसे हैंडसम बडी को हमसे नहीं छीन सकती। बिल्कुल भी नहीं। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभवसीमा हंस पड़ा। वशिष्ठ ने कहा, हम अपने अभवसीमा को तुम्हें नहीं देंगे। इतना कहकर वो अभवसीमा को बाहर ले आए। सब उस तरफ देखने लगे। आर्या भी बाहर आई और उसने कहा, तुम दोनों तो गए। इतना कहकर वो उन दोनों के पीछे भागने लगी। थोड़ी देर बाद सब एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। वजीर मलिक और राणा साहब, दादा साहब उन लोगों को देख रहे थे, उनको हंसते हुए, उनको एक दूसरे के गले लगते हुए। वो जानते थे कि अब सब ठीक होगा। वो सब इसी तरह हंसते रहेंगे।